अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और सियासत। मैं हूं सोनिया सत्ती। पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। पार्टी में धड़ेबंदी की खबरें भी सामने आ रही हैं। बात इस्तीफों तक पहुंच गई है। 9 मई के बाद से पीटीआई से लाताल्लुक होने वाले कुछ रहनुमा भी इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में मंजर आम पर आ गए हैं और बैक टू बैक बयानात भी दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पीटीआई की मौजूदा जो क़यादत है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है, जो साबिक पीटीआई की क़यादत थी जो 9 मई के बाद रोपोश हो गई थी, वो ये कह रहे हैं कि ये तो चाहते ही नहीं है लोग, ये नाअहल हैं, ये चाहते ही नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से रिहा हों। लेकिन मौजूदा क़यादत पीटीआई के साबिक छोड़कर जाने वाले रहनुमाओं को एस्टैब्लिशमेंट के टाउट्स करार दे रही है। अब नाज़रीन, बहुत सारे सवालात इस सारी सूरत हाल से जन्म लेते हैं। तो ये कि खुद इमरान खान साहब जो हैं उन्हें भी पार्टी के अंदर की जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनकी खबरें मौसूल हो रही हैं, उन तक शिकायत पहुंच रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि इमरान खान की तरफ से उमर अयूब का पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा कबूल करने के बाद इन खबरों को काफ़ी हद तक तक़वियत मिली है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़ाहिर है एक इजलास बुलाया गया और इन तमाम तर खबरों की तरदीद की गई। लेकिन खबरें वाज़ेह हैं कि पीटीआई के अंदर दड़ेबंदी हो रही है। अब उमर अयूब साहब ने भी अपना इस्तीफ़ा जो है वो ट्विटर पर शेयर किया और ये कहा कि पार्टी के अंदर जो ओहदे हैं उनमें कुछ मज़ीद तब्दीलियां भी मुतवक्के हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सारा कितना डैमेजिंग है, कैसे वक्त में जब बानी पीटीआई जेल के अंदर मौजूद हैं और इस तरह की खबरों का आए रोज़ सामने आना, दड़ेबंदियों की खबरें, इख्तलाफात की खबरें। और हमने देखा कि इख्तलाफात के जो मामलात हैं वो तो सरेआम हमने मीडिया पर देखे, मुख्तलिफ रहनुमा जो हमें एक दूसरे की टांगें खींचते नजर आए। और पीटीआई रहनुमाओं का जब इस पर मौक़िफ़ लिया जाता है तो ये कहते हैं कि हमारे लीडर जो हैं वो बानी पीटीआई चूँकि जेल में हैं तो इसलिए ज़ाहिर है अगर लीडर जेल में हो तो इस तरह के मामलात सामने आते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कितना तशवीशनाक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ वफाकी बजट की भी मंजूरी दे दी गई है हुकूमत की तरफ से। बजट में क्या है गरीब आवाम के लिए और आने वाले दिनों में क्या मुश्किलात बढ़ने जा रही है, इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हम मौक़िफ़ लेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगी रहनुमा पीटीआई नौरीन इब्राहिम खान साहिबा, साबिक एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक इब्रार अहमद भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद होंगे, एमएनए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है साबिक एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौरीन इब्राहिम खान साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नौरीन साहिबा आपके वक्त का। नौरीन साहिबा, पीटीआई के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। पार्टी में जो धड़ेबंदी है उनकी खबरें सामने आ रही हैं, बात इस्तीफों तक पहुंच चुकी है। ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान साहब भी आगाह हैं इस तमाम तर सूरत हाल से, तो ये इस मामले को आप कैसे देखती हैं और आपको नहीं लगता कि ये काफ़ी डैमेजिंग होगा पीटीआई के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया। जी यकीनन इस वक्त जो हालात हैं वो काफ़ी तशवीशनाक है पार्टी के हवाले से लेके और जो हमारे केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये सिचुएशन एक तरीके से बनाई गई है क्योंकि शुरू में अगर आपने देखा हो जब इलेक्शंस हुए थे अभी रिसेंटली, तो उसमें हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें सिंबल नहीं दिया गया। लेकिन उसकी तशरीह जो ईसीपी ने की, उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि सब इंडिपेंडेंट लड़े और फिर हमें कहा गया कि आप सुन्नी इत्तेहाद के साथ आप उसमें चले जाएं। आज जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप लोग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, आप तो सुन्नी इत्तेहाद के हैं नहीं। और इसी को लेके ये डिबेट चल रही है और मामले को बहुत ज्यादा तूल दिया जा रहा है, जबकि बहुत ही सिंपल एक बात है कि रिजर्व सीट कानून में क्लियर कट लिखा हुआ है कि उसकी बंदरबांट नहीं हो सकती, जो कि ये बहुत ज्यादा ये हुकूमत चाह रही है कि किसी तरह पीटीआई की रिजर्व सीट वो दे दी जाए इस फॉर्म 47 वाली हुकूमत को, जिसको हम बिल्कुल नहीं होने देंगे और उसके लिए हम खड़े हैं और हम केसेस अपने मजीद दायर करेंगे, अपील डालें। ठीक है, ठीक है। नहीं तो मेरा ये तो मामला एक अलग मामला है ना नौरीन साहब। मेरा सवाल ये है कि पार्टी के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं ये अब कैसे ठीक होंगे? ज़ाहिर है इमरान खान साहब जेल में हैं। जब लीडरशिप यकीनन देखें इमरान खान साहब जेल में हैं, इस वक्त हर कोई
एक मैं समझती हूँ कि हमें एक इनसिक्योरिटी के शिकार हुए हुए हैं तमाम लोग। तो इसी वजह से कुछ लोगों का ये ख्याल है, देखें एक पार्टी की जब लीडरशिप नहीं होती तो उसमें धड़े बनने यकीनी है, क्योंकि आधे लोग का ये हम सब की सबसे ज्यादा जो हमारा कंसर्न है वो इस वक्त ये है कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाला जाए। अब उसमें कुछ लोग का ये कहना है कि हम लोग जो हैं वो इसमें बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखा रहे, हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, और कुछ लोग का ये कहना है कि हम मामलात को देखकर चलेंगे। तो इन दो चीजों में डिबेट की वजह से ये इस तरह की सूरत हाल सामने आ गई है, जो कि मुझे यकीन है कि इसको बहुत जल्दी रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, चलें, हम उम्मीद करते हैं जल्दी हल हो जाए। दूसरा, आपको नहीं लगता कि ये काफ़ी डैमेजिंग भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? और दूसरा, जब खान साहब ज़ाहिर है आप जेल में हैं, बड़ी उम्मीदें थी कि शायद वो इद्दत केस को लेकर अगर उनको रिहाई मिलती है तो बाकी कोई ऐसा केस रहा नहीं है, लेकिन उस केस में भी मुश्किलात बढ़ गई हैं। दीगर जो 190 मिलियन पाउंड केस है उस पर भी अब ज़ाहिर है दोबारा अदालत में गई है नैब। तो मुझे हंसी आती है ये केसेस। मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान का हर शहरी ये बात समझ गया है कि ये तमाम केसेस बिल्कुल बेबुनियाद है। एक शख्स को अपनी बीवी के साथ रहने पे उसके साथ केस किया जा रहा है, मतलब इससे ज्यादा मज़ाहत और क्या चीज होगी, क्योंकि इनको इमरान खान जैसे सच्चे और ईमानदार लीडर के ऊपर कोई केस बनाने को मिल ही नहीं रहा। तो वो इन चीजों को लेके बैठ गए हैं, जिनको धूल दिए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो जेल में रहे। अभी पिछले दिनों ही नून लीग की हुकूमत ने यही कहा था कि हम इमरान खान को अंदर रखेंगे, लेकिन एक अल्लाह की जात है, एक अल्लाह ताला की भी अदालत है, और मेरा ख्याल है कि ये इसमें इंशाल्लाह ये इनको हार होगी और इमरान खान इंशाल्लाह जल्द वापस आएंगे। अब अमेरिका में भी आप देखें, वहाँ पे भी जो रिपब्लिकन हैं, वहाँ पे भी जो कांग्रेसमैन हैं, वहाँ पर भी डिबेट शुरू हो गई है। उन्होंने भी डिमांड की है कि पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हुए हैं हमें उसकी रिपोर्ट दी जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिगिंग हुई है। अगर फॉर्म 47 की हुकूमत इस तरह चलेगी तो ये ज्यादा देर चलने वाली है नहीं। ये अभी बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि जल्द इंतखाबात होंगे और इंशाल्लाह इमरान खान दोबारा वापस आएंगे। ठीक है। और दूसरा, ज़ाहिर है ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, आपको लगता है ये दी जाएंगी? ये भी जो बैक टू बैक हियरिंग हुई हैं, आपने भी ज़ाहिर है इस पर काफ़ी रही हैं, फोकस्ड रहा है आपका, तो ये आप क्या देखती हैं? देखिए, अगर हम कानून के को फॉलो करें तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीजें हैं जो कि हम जो कानून है असेंबली का कि प्रोपोर्शनेट सीट्स होती हैं। अब जिस मार्जिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है तो यकीनन ये सीट्स तो हमारी हैं, लेकिन इसको ईसीपी ने कोई एक कानूनी वो जो नकूदात हैं उसमें उन्होंने इसको फंसा के, कभी कहते हैं कि ये सुन्नी इत्तेहाद नहीं है, कभी वो हामिद रजा मीर साहब को कहती है कि आपने कोई लिस्ट नहीं दायर की। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिससे कि डेस्परेशन नजर आती है। इससे डेस्परेशन नजर आती है क्योंकि इनके पास अब और कुछ खेलने के लिए है नहीं। ये गोल गोल दायरे में हम पीटीआई को और इमरान खान को चला तो रहे हैं, लेकिन आप देखें कि किस तहम्मुल से और किस दिलेरी से इमरान खान साहब वहाँ बैठे इन तमाम मामलात को देख रहे हैं, बखूबी समझ रहे हैं, और वो इसके लिए तैयार बैठे हैं, वो इनकी नेक्स्ट मूव के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं है। सही। तो दूसरा, मुज़ाकरात के हवाले से भी बड़ी बातें हो रही थी कि डू यू बिलीव कि डायलॉग होना चाहिए सियासी जमातों के अंदर, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि जंगों के हालात भी हों तो ज़ाहिर है पॉलिटिकल जमातें ही आपस में मुज़ाकरात करती हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सूरत हाल इसलिए मुख्तलिफ है कि चाहे नवाज शरीफ साहब हों, चाहे अभी बानी पीटीआई हों, वो हमेशा कहते हैं कि भाई हमने सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं करने, हमने उनसे करने जो ताकतवर हों। तो जब तक आप आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगे, आपको नहीं लगता कि फिर ऐसे ही बारियां लेते रहेंगे और जिसकी बारी होगी वही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करता रहेगा? जी, इसमें यकीनन मैं समझती हूँ कि मुज़ाकरात तो होने चाहिए, लेकिन देखिए मुज़ाकरात तो उनसे किए जाते हैं ना जो साहिब इख्तियार हो। अगर मेरे इख्तियार में कुछ है ही नहीं
और मेरे साथ सारा दिन बैठ के तमाम लोग बहस मुबाहिसा करते रहे, तो मैंने यही कहना ना कि मैं पूछ के बताऊं, तो इसका फायदा क्या है? मुज़ाकरात तो फिर जो असल जो जिनके हाथ में बागडोर है उनसे ही करनी चाहिए, ताकि फिर हम हालात को बेहतर तरीके से समझें और उसके मुताबिक फिर तमाम चीज़ों को देख के और रिजॉल्व करने की कोशिश करें। नवाज शरीफ साहब जब हम हुकूमत में थे और ये अपोजिशन में थे तब भी यही हालात थे, लेकिन मामलात कुछ और होते हैं, इसलिए नजर कुछ और आता है। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नौरीन इब्राहिम खान साबिक MNA रहनुमा PTI हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मज़ीद मेहमानों से भी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। स्टे विद अस। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा हैं, MNA हैं, मलिक इब्रार अहमद साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक्त का। मलिक साहब, अब बजट तो पेश करवा लिया, ज़ाहिर है ये एक डिस्कशन है कि बजट में गरीबों के लिए क्या है, कितने मसाइल गरीबों के लिए बड़े हैं, टैक्सेस के मामलात, इस पर हम आते हैं। लेकिन ये जो अमेरिका में जो ज़ाहिर है इस हवाले से बात हुई है, इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन की धांधली की गूंज अमेरिका तक सुनाई दे रही है, तो ये सर आपको लगता है कि ये मुस्लिम नून के लिए काफ़ी तशवीशनाक है, ये ओवरऑल गवर्नमेंट के लिए? देखिए जी, मसला ये है कि आप पहले तो बात कर ले बजट पर। जब 2018 में जिनके हवाले मुल्क किया गया था, उन्होंने इस मुल्क को लुहान करके छोड़ा। अच्छा। इसका तमाम रस चूस लिया। और उसके बाद ये कहते हैं कि जब ये व्यक्ति डूबने लगी, जब ये डिफॉल्ट होने जा रहा था मुल्क, तो ये कहते हैं इस मुल्क को आप बचा ले। जब डिफॉल्ट होने से बचाए, जब एक जिस्म के अंदर 6 बीमारियां लग जाए ना, तो 2 बीमारियों का हल निकाले तो दूसरी 4 हैवी हो जाती हैं, 2 दूसरी का हल निकाले तो दूसरी हैवी हो जाती है। मुल्क हमारा बिल्कुल ही 2018 के बाद 2000 पहले भी चले जाए, तो मीडिया को चाहिए कि ये अवाम को बताए कि 2013 से 2018 तक इस मुल्क की हालत क्या थी और 18 के बाद इस मुल्क की हालत क्या हुई। इसमें इस मुश्किल कड़े वक्त में, यानी IMF की कड़ी शराइत के बावजूद और एक नालायक टोले को जब 2018 में ये मुल्क दिया गया, तो उसकी बहुत सारी कोताहियों के बावजूद फिर भी एक ऐसा बजट पेश किया गया कि जिसमें अवाम को कम अज कम इतना तो रिलीफ मिला, जिसमें आपके सामने एक तबका है जो कि वो तबका है जो आप देखते हैं, जो मजदूर कार तबका है, या वो जो सरकारी मुलाजमीन है, स्केल 1 से लेकर 16 तक, इसी तरह और लोग हैं, पेंशन वाले हैं, इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल तरीके से मियां शहबाज शरीफ साहब और मिनिस्टर साहब जो रंगदेव साहब हैं उन्होंने, और इसाकदार साहब जो डिप्टी रियासती हैं उन्होंने, और उनकी टीम ने बड़ी मुश्किल से ये बजट तैयार किया है। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि ये बजट क्या कह रहे हैं सर, क्या है गरीबों में, गरीबों के लिए क्या है सर? शायद की नहरें बहादुर नहीं, लेकिन अब इस कड़े वक्त में मुल्क का साथ देने के लिए हर शख्स को, हर पाकिस्तानी को अपना अपना हिस्सा डालना पड़ रहा है। जो अपना हिस्सा डालेगा उसे अल्लाह ताला उसका अजर देगा, और मुल्क भी इंशाल्लाह आने वाली जो नस्ल है उसके लिए बेहतर हो जाएगा। सर बजट की बात होगी, दूसरी तरफ आपने कहा कि नहीं सर, मैं बजट पे ही थोड़ा सा रहती हूँ सर, ये आपको नहीं लगता कि कितने इलेक्शन हुए, किस तरह हुए, ये कौन सी लॉबी है जो वहां से बैठकर इस इलेक्शन की बात कर रही है? और अगर ये गवर्नमेंट हम उन्हें दे देते तो फिर भी ये बात होती। हमने तो ये नहीं कहा था कि गवर्नमेंट हमें दे, हमारे पास अक्सरियत थी पंजाब में, हम गवर्नमेंट बनाना चाहते थे, मरकज ने हमने कहा जिसके पास अक्सरियत है वो बना दे। हमारा कोई ये नहीं था कि हम ये गवर्नमेंट लेना चाहते थे या हमने किसी से जबर से ली है। उसमें हमने दावत दी PTI को, आप गवर्नमेंट बनाए। वो कहते थे कि हमारे साथ कोई पार्टी अलायंस नहीं करती, क्योंकि ये नहीं करती क्योंकि व्यवहार ही अच्छा नहीं था, उनके मामला अच्छे नहीं थे। तो दुनिया पूरी के जो ममालिक हैं, चाहे वो सऊदीया हो, चाइना हो, कुवैत हो, इसके साथ और जो ममालिक हैं, ये जो ममालिक जितने भी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अगर ट्रस्ट करते थे
अच्छा मलिक साहब ठीक है, आप सवाल भी ले लें। हाँ लेकिन हम इन्वेस्टमेंट मुल्क में कराएंगे। अगर मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी तो ये एक दिन की बात नहीं है, 3 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह इस मुल्क की हालत भी बदल जाएगी और इंशाल्लाह IMF से भी हमारी जान छूट जाएगी। तो सर ये तो वैसे अनरियलिस्टिक बात कर रहे हैं आप कि IMF से जान छूट जाएगी। अभी तो मुल्क कर्जों की दलदल में फंसा हुआ है। नए टैक्सेस जो आपने 3 साल बाद तो मैं कह रहा हूँ सही सर, 3 साल 3 बजट हम देंगे। अभी तो सर बैलेंस ऑफ पेमेंट का इतना संगीन इशू है, वो तो एक दफा क्लियर हो जाए अगले सर 2 दहाइयों तक भी हो जाए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी आवाम के लिए। ये तो आप 3 साल की बात कर रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला कहाँ पर फंसा हुआ है। अभी तो हम मईशत का ये हाल है कि कर्ज देने के भी लिए मजीद कर्ज लेना पड़ रहा है हमें। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे कहाँ हैं। बहरहाल सर बजट के हवाले से आपने बात की, आपको नहीं लगता कि गरीब आवाम पर एक और बॉम्ब शेल गिराया है, टैक्सेस की भरमार है, बिजली के बिलों को लेकर आवाम कोई पुरसाने हाल नहीं है, ओवरऑल गैस मिलती नहीं है, उस पर बिल महंगाई। लोग ये बात करते हैं तो उसको हकाई पे करें। जो लोग बिजली का बिल नहीं दे रहे, जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, चाहे वो KPK के अंदर है, सिंध के अंदर है या किसी और जगह पर है, उन्हें आप अगर अपने लॉ एंड ऑर्डर के जरिए उनसे रकम वसूल नहीं करेंगे, उन्हें चोरी से नहीं रोकेंगे। आज देख लें आपका जो जहाँ बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, पिंडी में, इसके इर्द गिर्द आप इसका सारा टैरिफ निकालें, सब लोग बिल दे रहे हैं। और आज इतनी गर्मी के बावजूद आज तक किसी शख्स को बिजली की प्रॉब्लम लोड शेडिंग में तो नहीं बन रही। ये देखिए क्यों है कि ये लोग देनदारी से बिल दे रहे हैं, अदारा चल रहा है। अगर अदारे को बिल ना दिया जाए, बिजली चोरी की जाए तो अदारा बैठ जाता है। तो क्या आपका जो चैनल है इसमें हर महीने अगर आप 200 बंदों को तनख्वाह दे, काम करने वाले 40 बंदे सर जितनी आमदन है उससे ज्यादा बिल आ जाए तो वो भी मसला है ना सर। बिजली मिल तो रही है लेकिन आमदन से ज्यादा तो अखराजात हों तो फिर गरीब आदमी कहाँ जाएगा। चोरों को पकड़ रहे हैं, चोरों के खिलाफ हम काम कर रहे हैं। हम जब चोर पे हाथ रखते हैं तो एक क्या है, हम इस मुल्क में ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं। एक वजीर आला जो कि KPK का है, वो जाकर एक दफ्तर पे हमला करके वहाँ के स्विच ऑन ऑफ खुद कर रहा होता है। ये कोई लॉ एंड ऑर्डर है? ये एक पढ़ा लिखा ये मुल्क में आप क्या पैगाम देने जा रहे हैं आने वाली नस्ल को कि जब आपके मोहल्ले में कोई काम हो तो आप जाकर मस्जिद के अंदर उसके ताले तोड़ दें, या स्कूल के अंदर जाएं और स्कूल को तबाह कर दें। आपके करीब हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, आप उसे तबाह कर दें। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलाने के लिए हमें एक पेज पे बैठना होगा। ठीक है। वज़ीर आज़म साहब ने अपनी स्पीच में अपोजिशन को दोबारा दावत दी कि इस मुल्क को अगर आपने चलाना है तो वो कहते हैं नहीं, हमने जात को चलाना है, हम जात से बाहर नहीं आएंगे, हमने इस मुल्क को तबाह करना है, हम बचाने वाले हैं, वो तबाह करने वाले हैं। हम इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाते हैं, वो डिफॉल्ट कराने में लगे हुए हैं। हम इस मुल्क के अंदर कहते हैं कि आए इस मुल्क की बेहतरी की बात करें, वो IMF को खत लिखते हैं। अच्छा बात ठीक है, पॉइंट टेकन। इस मुल्क की बेहतरी की बात करें, उनका वज़ीर खजाना जो पंजाब में था, जो KPK में था, वो IMF को फोन करके कह रहा होता है कि जी आप इनके साथ ना बैठें, इनको फंड ना दें, ठीक है, इस मुल्क को डूबने दें। हाँ ठीक है। अच्छा मलिक साहब अब आगे चलते हैं ना, ठीक है वक्त कम है, अभी आगे चलते हैं। मलिक साहब मियां नवाज शरीफ के दौर आप निकाल लें, हर दौर में आवाम को रिलीफ मिला है और चले इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि रिलीफ मिलेगा। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं ना सर, ये मुज़ाकरात के हवाले से शहबाज शरीफ साहब तो हमेशा ही कहते रहे कि आए मिल के मुल्क की बेहतरी के लिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। एक दफ़ा फिर उन्होंने मुज़ाकरात की ऑफ़र दी है तमाम सियासी जमातों की, लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि एक तरफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन केसेस हमारे लोग अंदर, और दूसरी तरफ ये गवर्नमेंट बात कर रही है मुज़ाकरात की। तो फिर ऐसे माहौल में मुज़ाकरात कैसे मुमकिन है? और आपको लगता है कि कोई ब्रेक थ्रू होगा, ये मुज़ाकरात की बात आगे बढ़ेगी, या फिर ये बस मुज़ाकरात ही खेला जाएगा? देखिए जी, मसला जहाँ तक है कि जब आप सुलह का हाथ आगे बढ़ाते हैं तो जो दूसरी तरफ सुलह करने वाले हैं उनकी सोच क्या है? क्या वो इस मुल्क के लिए सोचते हैं तो वो आएंगे? अगर वो इस मुल्क के खैरख्वाह नहीं है तो
मिल कर वो वही काम करेंगे जो डिक्टेशन उन्हें मिलती है, और जहाँ जहाँ से पहले वो डिक्टेशन लेते रहे फिर भी लेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि उनकी इस वजह से हमारा मुल्क जो है पहले भी खराब हुआ है, फिर अब होगा। और मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के अंदर, दुनिया का कोई मुल्क भी हो, दुनिया का कोई मसला हो, वो हमेशा मुज़ाकरात से हल होता है। बिल्कुल, हाँ। टेबल पे आ जाएंगे, मुज़ाकरात पे आ जाएंगे तो इनके भी सारे मामलात हल हो जाएंगे। तो ये इस तरह मुल्क को खराब ना करें, बल्कि मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो दावत दिया उसे इन्हें कबूल करना चाहिए। लेकिन वो फिर ये कहते हैं ना कि हमारी पहले ये जो इलेक्शन में धांधली का मसला है, फिर वो ये कह रहे हैं कि हमारे कारकुनों को में एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाती, 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो जेलों में पकड़ के बंद कर लेते हैं। जहाँ वो जीत जाते हैं वो कहते हैं राइट है, जहाँ वो हार जाए कहते हैं धांधली है। इस तरह मुल्क नहीं चलते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो KPK से इस्तीफा दे रहे। अगर वो कहते हैं कि ये मसला ठीक नहीं है, तो चाहे उनके पास पूरा एक मैंडेट है, वो हाँ। KPK में इस्तीफा दे रहे। खुला मैदान छोड़ दे सर आपके लिए। फिर हम भी दोबारा इलेक्शन करा देंगे। हाँ, आपके लिए खुला मैदान छोड़ दें पहले के लिए, पहले की तरह। जी, फिर वो अगर वो व्यू रखते हैं, सोच रखते हैं, तो मुल्क के लिए काम करे ना। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक इब्रार अहमद MNA मुस्लिम लीग नून हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।